संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, दुख और पीड़ा का क्षण भंगुर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, यही सृष्टि का नियम है। जय भीम नवबुद्धाय साथियों, आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म के धरोहर की कहानियाँ, जिसमें आज हम उजागर करने वाले हैं और जानने की कोशिश करते हैं महाराष्ट्र में मुंबई स्थित ऐतिहासिक धरोहर की, जो प्राचीन उदयगिरी नाम के ऐतिहासिक स्थल पर है। आज उसे हम वर्तमान में अंधेरी नाम से जानते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरुआत करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिए। वर्तमान स्थिति में जो अंधेरी पूर्व में वेरावली नाम की पहाड़ों पर ये एक ऐतिहासिक बौद्ध लेनी बनाई हुई है। इसका मूल नाम उदयगिरी था। ये उदयगिरी से ही उंदेरी और उंदेरी से ही वर्तमान में अंधेरी इसका नामकरण हुआ है। ये लेनी करीबन ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसवी सन 7वीं शताब्दी तक का इस लेनी में स्टेप बाय स्टेप इसका उत्खनन हुआ है, यानी कि इसका निर्माण कार्य हुआ है। ये लेनी कुंडीविते गांव से नज़दीक है, या कुंडीविते गांव से ही इसको कुंडीविते लेनी कहा जाता है। इस गांव को इस गांव से ये मीठी नदी के तीर पर बसे हुए कुंडकपुरी नगर से मिला है, यानी कि आज का जो कुंडीविते नाम है ये कुंडकपुरी इस नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ों के पूर्व दिशा में 15 लेनियाँ, पश्चिम की ओर 4 लेनियाँ, इस तरह से कुल मिलाकर 19 लेनियों का ये समूह है। ये लेनी बनाने के लिए खास तौर पर सातवाहन सम्राटों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उस समय में मुंबई ये जो शहर है उस समय का 7 बेटों का ये शहर हुआ करता था। इसे साष्टी भी कहा जाता था। तो ये शहर इस प्राचीन व्यापारी बंदरों पर ये ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण उस समय में सातवाहन कालखंड में हुआ था। ईसवी सन पूर्व दूसरी शताब्दी में शायद इस लेनी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन कुछ अभ्यासकों के आधार पर इन्होंने ईसा के बाद दूसरी शताब्दी कही है। लेकिन इस लेनी में अगर हम शुरुआत का कालखंड हम देखने जाएंगे तो यहाँ पर हमें ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का कुछ स्ट्रक्चर नज़र में आता है, इसलिए इसे ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से इसका निर्माण कार्य देखते हैं। इसका प्रमाण ये है कि इस लेनी के नज़दीक में, जैसे कि हम कानेरी लेनी का जिक्र करते हैं, मागाटने लेनी का जिक्र करते हैं, तो ये कुल मिलाकर एक ही लाइन पर आई हुई लेनियाँ है। तो इसलिए इसका भी निर्माण कार्य उसी समय में हुआ था जब समय कानेरी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इस लेनी में सातवाहनों के कालखंड में ह्यूनियान कालखंड का जो चैत्यगृह का निर्माण किया हुआ था, उसके बाद यहाँ पे महायान कालखंड में शिल्पकला उत्कीर्ण की गई है। लेनी क्रमांक 1 से 15 ये महत्वपूर्ण लेनी है। इसमें भिक्खु निवास है, प्रशस्त विहार है, पानी के लिए अप्रतिम संरचना है। इस लेनी में बहुत ही अच्छे से फसाद देखने के लिए मिलते हैं। फसादों पर पीपल के पानों की आकृतियाँ हमें उकेरी हुई दिखती है। फिर यहाँ पर वरांडा के अंदर जाने के लिए स्टेयर का हमें अलंकरण देखने के लिए मिलता है। लेनी के नीचे से ही जैसे पानी का व्यवस्थापन किया हुआ है, जिसे हम ये कहते हैं कि वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से किया। ये वाटर टंकी का स्ट्रक्चर हमें इस लेनी में बहुत ही अलग तरीके से दिखाई देता है। इस लेनी का हम जिक्र करते हैं साथियों, तो इस लेनी में हमें खास तौर पर जो वर्तमान में इसे लोग खास तौर पर कोंडीविते लेनी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको महाकाली केव्स के नाम पर जाना जाता था। इसका भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जो लेनी के निचले पायदान पर है। वहाँ पर महाकाली का स्टैचू करके या महाकाली की मूर्ति करके भगवान बुद्ध का जो स्तूप होता था, ये स्तूपों पर वज्रयान पंथ में महायान पंथ में
भगवान बुद्ध की मूर्ति उस स्तूपों पर अलंकृत किया हुआ है और उसी काम्य स्तूपों को उस महाकाली मंदिर में उसका पूजन किया जाता है, तो उसे ही लोग महाकाली कहते हैं और उसी नाम से उसको महाकाली पहाड़ियाँ कहते हैं। लेकिन ये लेनी वर्तमान में हम ध्यान से देखेंगे तो इसको प्राचीन काल से ये बौद्ध स्थल रहा हुआ है, महाकाली नहीं। तो ये कोंडिविते, ये कोंडकपुरी नगरी से आया हुआ नाम है और इसका पहाड़ का नाम एक्चुअली वेरावली है, तो इसे वेरावली बौद्ध लेनी भी कहते हैं। कानेरी के साथ साथ इसका संबंध आता है, इसीलिए इस लेनी के बारे में हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इस लेनी के बारे में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको फार्गुसन ने अपने केव्स में, अपना केव्स एंड टेम्पल इन इंडिया, इस किताब में पेज नंबर 360 टू 362 तक इस लेनी की जानकारी लिखी है। इसके बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए उन्होंने सुदामा केव्स एट बाराबर, यहाँ का जिक्र, उस समय का दागोबा का जो स्ट्रक्चर है वो कुल मिलाकर जेम्स फर्गुसन ने इसको थोड़ा सा उस लाइन पर कंपेयर करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर हमें वो भी देखने के लिए मिलता है। साथियों, इसके साथ साथ हमें लेनी का जो सविस्तर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो 1 2 3 ये जो लेनी है, ये जब आप एंटर करते ही, वैसे यहाँ पर आपको जब आप मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो पहला लेनी समूह है। ये 3 लेनियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मध्य वाली लेनी और इसके खंभों वाले बरामदे के साथ एक खुला आंगन, पश्चिमी तरफ एक आइकॉन के लिए एक सीट वाला एक आयताकार हॉल है। इस आसन के पीछे दीवार पर एक स्तूप बना हुआ है। इस लेनी में ये कहते हैं कि यहाँ पर महायान कालखंड में बुद्ध मूर्ति का यहाँ पर निर्माण किया हुआ था और बुद्ध मूर्ति यहाँ पर रखी हुई थी। उसके बाद बुद्ध मूर्ति वहाँ से गायब हो चुकी है, अभी वहाँ पर है नहीं। शायद वो लकड़ी की हो सकती है, धातु की हो सकती है और पत्थर की हो सकती है। इसके बारे में ऐसा कोई संदर्भ नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ पर इस तरीके का मूर्ति था, लेकिन यहाँ पर मूर्ति का अवशेष हो सकता है क्योंकि ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें कानेरी लेनी में भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पोर्टिका में 4 खंबे और 2 स्तंभ है जो रेल पैटर्न, जिसे हम वेदिका पट्टी और नक्शेदार पैरापेट से ऊपर उठे हैं। स्तंभों के ऊपरी हिस्सों में वर्गाकार शाफ्ट टूटा हुआ है। इसका डिजाइन अन्य समान वास्तुशिल्प जैसे वेदिका से परिचित होता है। राजधानी बहुत ही प्राचीन है, तो उत्खनन के आरंभिक काल का संकेत देती है। बाई दीवार में एक कक्ष बनाया है, हालांकि इस प्रवेश द्वार पर 2 से अलग है। हॉल के प्रवेश द्वार पर लिंटेल के ऊपर चैत्य खिड़कियां बनी हुई है, जिसे जंबो पर विभिन्न पैटर्न से सजाया है। अंदर का हॉल 7 मीटर गहरा है और 4 मीटर चौड़ा है। इस अधूरी केंद्रीय चैत्य गुफा के दोनों ओर 1 और 3 में स्तंभों वाले प्रवेश द्वार बनाए हैं। प्रवेश द्वार चैत्य लेनी के प्रवेश द्वार की तुलना में कम गहराई पर है, जो इन 2 निचले प्रवेश द्वारों के बीच में है। लेनी क्रमांक जो 4 है, इसको विहार कहते हैं। ये विहारों में 4 स्तंभों और 2 स्तंभों में टिके एक बरामदे के माध्यम से प्रवेश किया जाता है। 5 सीढ़ियाँ की उड़ान एक आगंतुक को इस प्रवेश द्वार तक ले जाती है। बरामदे को चौड़ाई 11 मीटर है और गहराई 2.8 मीटर की है। खंभे बिना किसी पूंजी के सादे अष्टकोणी शाफ्ट बनाए हुए हैं। इस आयताकार हॉल में जाने के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनकी चौड़ाई 11 मीटर और गहराई 7 मीटर है। इसके पार्श्व किनारों पर 2 स्तंभों और 2 भित्ति स्तंभों पर टिके हुए कक्ष है। इन कक्षों के अंदर 3-3 कोशिकाएं, जिसे हम भिक्खु निवास कहते हैं। आमतौर पर ऐसे विहार में कोशिकाएं सीधे हॉल में खुलती है, हालांकि यहाँ में एक कक्ष में खुलती है जो बदले में हॉल से जुड़ जाती है। हॉल की पिछली दीवारों पर 2 स्तंभों पर आधारित एक कक्ष बनाया गया है, हालांकि इस कक्ष में कोई सेल उपलब्ध नहीं है। विहार किसी भी मूर्तिकला अलंकरण से वंचित है। लेनी क्रमांक 5 ये यहाँ की सबसे मुख्य लेनी है। संभवतः इस स्थल पर सबसे पुरानी खुदाई है। इसका मुख पूर्व की ओर है और प्रवेश द्वार आयताकार हॉल से प्रदान किया गया है।
इस हॉल की चौड़ाई 5.4 मीटर और लंबाई 7.4 मीटर है। आमतौर पर इस तरह के हॉल के प्रवेश द्वार पर खंबे होते हैं। हालांकि यहाँ का हॉल किसी भी खंबे पर समर्थित नहीं है और इसके पूर्वी हिस्से में खुला हुआ है। जेएम कैंपेबल हमें बताते हैं कि इस गोलाकार विहार जैसी संरचना के लिए दो अन्य समांतर है और ये दोनों बिहार में स्थित है, जिसे लोमस लेनी और लोमस लेनी है जो गया के बाराबार पहाड़ियों में है, सुदामा लेनी है। लेकिन डॉक्टर दुलारी का कहना है कि ये पश्चिमी भारत के सबसे प्राचीन चैत्य प्रतीत होता है। वह आगे बताती है कि यहाँ हम बिहार में लोमस लेनी से पहला संरचनात्मक प्रस्थान देखते हैं, जहाँ लोमस ऋषि में हॉल में प्रवेश पक्ष की ओर से प्रदान किया जाता है और हॉल को पार करके निष्पादित किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हॉल और आंतरिक कक्ष पूर्व में मुख्य प्रवेश द्वार से जुड़े हैं। अंदर वाला स्तूप आंतरिक कक्ष एक गोलाकार दीवार से घिरा हुआ है। एक ऐसी विशेषताएं किसी अन्य स्थान पर नहीं देखी गई। इस स्तूप का व्यास 2.35 मीटर है और इसके चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ है। हॉल की दीवारें मूल रूप से नंगी थी, लेकिन महायान चरण के अंत में दौरान बुद्ध की मूर्तियां उकेरी गई थी। और डॉक्टर कुरैशी लिखते हैं कि यहाँ स्तूप विहार एक शिवलिंग में परिवर्तित हो गया था। लोग भक्तिभाव से यहाँ पूजा अर्चा करते हैं। हालांकि ये साइट यात्रा के दौरान यहाँ पर देखने नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर कुरैशी बताती कि एक स्तूप कक्ष के द्वार पर एक चौखट नहीं लगी थी, उस समय की बात है। अभी यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर जेएम कैम्पबेल इन्होंने इस लेनी के बारे में जालीदार खिड़कियों के पास एक शिलालेख उकेरा हुआ है। उस शिलालेख के अक्षर गिरनार के 3री शताब्दी ईसा पूर्व के रुद्रद्रामन के शिलालेखों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो भगवान लाल इंद्र जी ने भी इसका अनुवाद किया है। तो ये कहते हैं कि गौतम गोत्र के जो ब्राह्मण थे वो पाच्चीकाम के निवासी पीतम्बा द्वारा अपने भाई के साथ एक विहार का धम्मदान दिया है। यहाँ पर पच्चीकामा संभवतः इन्होंने आज का जो पंचमढ़ी है ये वर्तमान में पंचमढ़ी स्थल होगा और वहाँ के जो निवासी थे उनके द्वारा अपने भाई के साथ इस लेनी का धम्मदान दिया हुआ है। इसका जिक्र हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो शिल्प अलंकरण किए हुए हैं, इसमें हमें भगवान बुद्ध की धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा के साथ साथ भी यहाँ पर कई मूर्तियाँ देखने के लिए मिलती है। खास तौर पर यहाँ पे धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा है। वहाँ पर नाग राजाओं को वहाँ पर भी अलंकृत किया हुआ है कि नाग राजाओं ने भगवान बुद्ध जिस सिंहासन पर बैठे हुए उस कमल का जो निचला हिस्सा है उन्होंने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, जिसे हम होल्डिंग करते हैं। और वहाँ पे उनका सारा परिवार भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। भगवान बुद्ध के ऊपर 6 बुद्ध की प्रतिमाएं जो भी हमें देखने के लिए मिलती है, उसके साथ भगवान बुद्ध के वहाँ पर अन्य शिल्पों में भी हमें इसी तरीके का शिल्प अलंकरण देखने के लिए मिलता है। ये शिल्प का जाहिर सी मतलब ये होता है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है, ये धम्म इन नाग राजाओं ने पूरे भारत भर में प्रचार और प्रसार करके फैलाया है, इसका ये अर्थ होता है। उसके साथ दोस्तों लेनी क्रमांक 9, 10 और 11 ये 3 लेनियाँ 1, 2, 3 की तरह से एक समूह में है। सभी लेनियों के उनके संबंधित आंगन में प्रवेश द्वार प्रदान किए गए थे जो किसी भी खंबे या स्तंभों पर समर्थित नहीं थे। ये किसी भी सजावट से वंचित है। उसके बाद लेनी क्रमांक 12, इस लेनी में बहुत कुछ नहीं बचा है। हालांकि पत्थर की स्क्रीन के ऊपर खुदा हुआ रेल पैटर्न अभी भी बरकरार है और प्रशंसा के योग्य है। लेनी क्रमांक 13, यहाँ पर 5 सीढ़ियों की उड़ान एक घिरे हुए आंगन में जाती है, जहाँ से 4 सीढ़ियों की एक और उड़ान खंभों वाले बरामदे में जाती है। आंगन की दाहिनी ओर एक पत्थर की बेंच उपलब्ध कराई गई है। आंगन की चौड़ाई 6 मीटर और गहराई 3.8 मीटर की है। बरामदे की छत को सहारा देने वाले स्तंभों में गोलाकार आमलक पैटर्न की पूंजी है। मुख्य हॉल में 3 प्रवेश द्वार है। हॉल 8.8 मीटर का एक वर्ग है। इस हॉल के मध्य में एक ऊंचा मंच है
ये 4 केंद्रीय स्तंभों पर टिका हुआ है। स्तंभों का आधार गोल है, फिर अष्टकोणीय शाफ्ट गोलाकार होकर ऊपर की ओर जाता है, जिसके शीर्ष पर आमलक पैटर्न का अलंकरण है। हॉल के अंदर इस ऊंचे मंच से मंच के चारों ओर जगह मिल गई है। वहां पर हॉल के अंदर कुछ 8 कक्ष है, 3 बाईं ओर और दाईं ओर और 2 विहार के दोनों ओर पिछली दीवार पर है। पिछली दीवार में केंद्रीय चमक को छोड़कर अन्य कोठरियों के दरवाजे बरामदे सादे हैं। लेनी क्रमांक 14, ये लेनी 2 स्तंभों और 2 स्तंभों पर हुआ एक बरामदा है। ये एकल प्रवेश द्वार एक आयताकृति हॉल में जाता है। हॉल की पिछली दीवार में मध्य में एक कक्ष है। सेल के दरवाजे को साइट पर अन्य दरवाजे पर देखे गए समान पैटर्न जैसा सजाया गया है। हॉल की दाहिनी दीवार पर एक कक्ष बनाया गया है। बाईं दीवार बिना किसी कक्ष के सादी है। लेनी क्रमांक 16, एक बरामदे के साथ एक सादी लेनी है, जिसे एक लेनी के साथ एक हॉल बरामदा की दीवारों पर कोठरियाँ बनी हुई है, जिसे हम बैठने की भिक्षु निवास को बैठने की व्यवस्था की जाती है। लेनी क्रमांक 18, ये लेनी क्रमांक 18 जो है वो बरामदा 2 स्तंभों और 2 भित्ति स्तंभों पर टिका हुआ है। बरामदे की बाईं ओर दीवारों पर पत्थर की बेंचें लगाई गई है। हॉल में केवल एक ही प्रवेश है। हॉल की पिछली दीवार में एक कोठरी है। कोठरी का द्वार सजाया गया है। पिछली दीवार पर एक संभवतः एक स्तूप स्थापित करने की नक्काशी है। इसे शिव मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है, हालांकि अब इसे हटाया गया है। लेनी क्रमांक 19, एक विशाल उत्खनन में 2 स्तंभों और 2 भित्ति स्तंभों पर आधारित एक बड़ा बरामदा है। बरामदे की बाईं और दाईं दीवार पर कोठरियाँ उपलब्ध की गई है, जिसे कोठरियों को भिक्षु निवास भी कह सकते हैं या उनको बैठने की व्यवस्था भी थी। बरामदे की पश्चिमी दीवार पर पत्थर की बेंचें लगाई गई है, जहां बीच में हॉल में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा दिया गया है। हॉल में एक आइकॉन के लिए एक मंच है और कुछ मूर्तियाँ आदि को सहारा देने की एक गहरी जगह भी है। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक मूर्तियों का अलंकरण हो सकता है, लेकिन वो मूर्ति पत्थर की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अभी तक इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं मिलती है। ये हमें जेएम कैंपबेल, इनका बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गैजेटियर जो 14वां खंड है, इसमें 1882 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। इसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। जेम्स फर्गूसन एंड जेम्स बर्जेस, इनका 1880 का केव्स एंड टेम्पल, ये किताब में दी गई है। डॉक्टर दुलारी कुरैशी, इनका 2010 का रॉक कट टेम्पल ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ये किताब में इसके बारे में जानकारी दी गई है। और सौदरा राजन केवी, इन्होंने 1981 में दक्कन के लेनी मंदिर, इसमें उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। तो हालांकि हमें ये सारी बातें इस लेनी के बारे में यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलती है। तो ये लेनी इस मार्ग की, यानी कि भारत की ऐतिहासिक धरोहर की सबसे महत्वपूर्ण लेनी है, जिसमें ये लेनी का जिक्र हमें प्राचीन काल से एक ऐतिहासिक धरोहर से जाना जाता है। इस लेनी का नाम वेरावली बौद्ध लेनी है। कपुरी बौद्ध लेनी भी इसे कहा जाता है और इसे उदयगिरी बौद्ध लेनी भी कहा जाता है। इस तरीके से इसका नाम 3 तरीके से आता है। कोंडकपुरी से कोंडिविते नाम आया है, उंदेरी से अंधेरी, उदयगिरी से उंदेरी और उंदेरी से अंधेरी हुआ है, और ये वेरावली का पहाड़ है, इसीलिए उसे वेरावली बौद्ध लेनी भी कहा जाता है। तो इस तरीके का इस लेनियों का इंफॉर्मेशन है साथियों। ये लेने के इंफॉर्मेशन के साथ साथ साथियों, आज का इस वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको दी है वो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना अभिप्राय ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ दोस्तों, चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर लीजिए और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही भारत के धरोहर की कहानियों में आपको ऐसे ही नए नए लेनियों के बारे में, हमारे ऐतिहासिक धरोहर के बारे में, जो लेनी या स्तूप है, विहार है, इसके बारे में जानकारी आपको चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो साथियों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।